सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू, मेरे साथ। वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत, सच्चे झूठे वादों की अब खुलेगी पोल। आपकी अदालत में आपका एमएलए, देना होगा आपके सवालों का जवाब, देना होगा हर हिसाब। हम पहुंचाएंगे आप तक आपके एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपका एमएलए देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी, नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। आपका एमएलए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोशिश करते हैं कि आपके विधायक आपके रूबरू हों, आपके साथ हों और अपनी बात कह सकें और आप अपनी बात उनसे कर सकें। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके हलके में कुछ काम बाकी रह गए हैं या फिर आपकी कोई समस्या है या फिर आपके हलके में बहुत काम हुए हैं और आप वो भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, अपने विधायक को बताना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए उनसे और हमसे बात कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैथल जिले के कलायत शहर की, और आइए डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। कलायत विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के कैथल जिले का हिस्सा है। कहा जाता है कि एक जमाने में इस शहर को कपिलायत के नाम से जाना जाता था। कलायत हलके में चारों ओर मंदिर देखने को मिलते हैं। हलके के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ कई राजनीतिक दलों ने अपनी साख जमाई। साल 1991 के आंकड़ों के मुताबिक जनता पार्टी के भरत सिंह वाल्मीकि कलायत से विधायक चुने गए। 1996 के विधानसभा चुनाव में हविपा के प्रत्याशी रामभज लौधर यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। तत्कालीन सरकार में रामभज मंत्री मंडल में शामिल रहे। साल 2005 में वर्तमान शिक्षा मंत्री गीता भुक्कर कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। साल 2009 के आते आते समीकरण बदले और जनता ने इनेलो प्रत्याशी रामपाल माजरा को विधायक चुना। विधानसभा चुनाव में रामपाल माजरा को 55,614 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के स्वर्गीय तेजेंद्र पाल सिंह को 46,214 वोट। एक अनुमान के मुताबिक हलके में कुल वोटर 1,64,000 है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
और अभी इस हलके के मौजूदा विधायक रामपाल माजरा हैं और इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा, आइए वो भी जानते हैं। रामपाल माजरा विधायक कलायत, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, 9400 वोटों से जीत हासिल की। कलायत से विधायक रामपाल माजरा का जन्म 19 नवंबर 1954 को कैथल के नंदकरण माजरा में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथल में पूरी की और कानूनी शिक्षा दून कॉलेज ऑफ लॉ सुंदरपुर से ली। इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत नंदकरण माजरा गांव के पंचायत सदस्य के तौर पर की। इसके बाद ये गांव के ही सरपंच भी चुने गए। रामपाल माजरा लोकदल और हरियाणा युवा समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने जनता पार्टी और अखिल भारतीय युवा समाजवादी पार्टी में महासचिव का पद भी संभाला। इनेलो की सरकार में विधायक माजरा मुख्य संसदीय सचिव रहे। रामपाल माजरा साल 1996, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। कलायत से विधायक चुने जाने से पहले माजरा 2 बार पाई हलके के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। परिसीमन आयोग के सर्वे के बाद पाई हलके को खत्म किया गया तो माजरा ने कलायत से चुनाव लड़ा और 55,614 वोट लेकर विधायक बने, जबकि कांग्रेस के तेजेंद्र पाल मान को 46,214 मत मिले। माजरा ने ये बाजी 9,400 वोटों के मार्जिन से जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो काफी लंबे समय इनका राजनीति में रहा है और आज विधायक रामपाल माजरा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है माजरा जी। बिल्कुल, अगर आप भी इनसे कोई सवाल या कोई बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01143214321। इससे पहले कि हम आगाज करें इनसे जाने इनके हलके की बात, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ईश्वर जी। ईश्वर बताइए। ईश्वर आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन धर्मवीर भी हमारे साथ हैं। बताइए धर्मवीर। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैडम जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सवाल पूरा जरूर करना। जी बोलिए। मैं धर्मवीर केमिस्ट कलायत से बोल रहा हूँ जी। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हर कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल होते हैं। हाँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक बात। दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने अनुभव और संघर्ष से आपके हल्के की आवाज को विधानसभा के अंदर और बाहर पूरे जोर शोर से उठाया है, उसके बाद भी सरकार पर जू नहीं रहेंगी, क्या कारण है? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जानते हैं क्या कहेंगे। प्रिय साथी, मैं हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ हूँ और गांव में पैदा हुआ इस माहौल को जानता हूँ कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। दोनों परंपराओं को निभाना एक विधायक और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मैंने विधानसभा क्षेत्र कलायत की कैथल जिला और हरियाणा प्रदेश की समस्याओं का भली प्रकार से हरियाणा विधानसभा में मैंने बहुत ज़ोर शोर से सारे मुद्दों को उठाया, पर प्रदेश की सरकार पे मैं विरोधी दल का होने के नाते जो सवाल करता हूं उसके जवाब भी टाल मटोल में देते हैं और उन आश्वासन जो दिए जाते हैं उन्हें भी नहीं निभाते, क्योंकि प्रजातंत्र की परिभाषा को मूलतः वो नहीं समझते कि अगर विधायक को चुन दिया, अगर वो सत्ता पक्ष का नहीं वो लोक दल का है, तो वहां भी जनता को एक हक है कि विकास के कार्य करवाए जाने चाहिए। और कांग्रेस को के लोगों के आंख में मेरा क्षेत्र ऐसे रड़कता है जैसे हरियाणा के नक्शे से निकाल करके कलायत विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर रामपाल माजरा ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से विपक्ष का विधायक होने के कारण कई बार जो है वो अपनी जो बात है वो नहीं रख पाते हैं, जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। आगे और भी इनसे जानेंगे। राजेश हमारे साथ हैं, बताइए राजेश। हाँ जी नमस्कार जी। जी बोलिए। नमस्कार। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। मैडम जी मेरी विधायक जी से एक प्रार्थना है। हाँ। कि हरियाणा के अंदर एक लैंड मोर्गेज बैंक है जो किसानों को, गरीबों को सस्ते ब्याज पर लोन देता है। हाँ। और गवर्नमेंट हरियाणा सरकार इसको बंद करने पर तुली हुई और चिट्ठी आ गई है दूसरे बैंकों में मदद करने के लिए। इसका पूरा दिवालिया निकल गया और किसानी तेजी सरकार इसको दावा करती है तो किसानों के लिए एक ही मात्र बैंक था, इसको बंद करने को जा रही है। मेरी विधायक जी से प्रार्थना है कि
कि इसको विधानसभा में इसको रखा जाए और इस बैंक को खत्म होने से बचाया जाए। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे मास्टर जी? प्रिय साथी, हरियाणा प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा प्राय कहते हैं कि तुम्हारा भला अगर मैं नहीं कर सका तो कोई कर भी नहीं सकेगा। किसानों ने अब की बार 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं कम हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान को बोनस दिया गया और हरियाणा के किसान को बोनस नहीं दिया गया। और इसी प्रकार से के गन्ने के दाम भी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तरांचल के मुकाबले और उत्तर प्रदेश के मुकाबले हमें कम मिले। और आज जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो, ये कहते थे कि हमने सहकारी अधिनियम संशोधन 2009 कर दिया, ना तो किसान की जमीन कुड़क होगी ना जेल में जाएंगे। पर आज 25,000 किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है और 11,000 किसानों की कुड़की के आदेश कर दिए गए हैं, जिनमें से बहुत से किसानों की कुड़की के आदेश रंग बिरंगे और उनके फोटो चौपाड़ों पे और थाइयों पे और स्कूलों पे लगाए गए हैं। जिस प्रकार से ये बैंक का जिक्र किया है, ये किसानों का हमदर्द बैंक, ये किसानों के दुख सुख का साथी बैंक है। किसानों की जमीन गिरवी रख करके ये बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म के, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्यूबवेल हो, कर्जे देते हैं। अभी आप इनकी बात मेरे साथी की बात को हरियाणा की विधानसभा का जब भी सेशन आने वाला है जी, मैं उसमें बड़ी जोर शोर से उठाऊंगा और जो भी इस प्रकार के किसानों के मुद्दे हैं कि जो बैंक इनके हमदर्द हैं उन्हें बंद नहीं होने देंगे। इस आवाज को किसान की को बुलंद करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर। यहाँ आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी बात को वो विधानसभा में जरूर उठाएंगे। हमारे साथ राजा राम है, बताइए राजा राम। हेलो जी, बोलिए। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं राजा राम तनोरी बोल रहा हूँ सर जी। मेरा आपसे प्रश्न है कि विपक्ष का एमएलए होते हुए इतने प्रदर्शन, इतने धरने हमने कर लिए, 5 किलोमीटर जो ये रेलवे रोड है कलायत का, ये नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा कि हर पिछले 1 हफ्ते से लगातार रह रहे कि जो आयरन की गोलियां स्कूलों में बांटी जा रही हैं, वो इतने बच्चे बीमार हुए हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राजेश है, उनकी बात सुन लेते हैं। राजेश बोलिए। विधायक जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद की राजनीति करती है और उसका शिकार जो है कलायत हल्का भी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, सभी बातों का जवाब इनसे जानते हैं, संक्षेप में बताइए। मैं राजा राम जी, इस सड़क के लिए जिसका जिक्र आपने किया, जो रेलवे रोड है, जो मंडी है, थाना है और ये मैन बाजार भी है, इसको लेकर के हरियाणा की विधानसभा में मैंने सवाल भी उठाए और इसके लिए प्रदर्शन भी किया। फिर नए सिरे से इसके ऊपर अगर सरकार ने इसका नहीं बनाया तो मैं धरना दे करके बैठूंगा, जब तक सरकार इसे नहीं बनाएगी उठूंगा ही नहीं। दूसरा, मेरे साथी ने आयरन की गोलियों के लिए कहा है। आयरन की गोलियां कोई इतनी जरूरी नहीं, पर सरकार ने जिद बांधी हुई है कि जानबूझ करके हरियाणा प्रदेश के हजारों बच्चों को धक्के से देना है। कहते हैं इस आयरन की गोली से ही कि जो आज आयरन की कमी है, 70% बच्चों में जिस प्रकार की कमी बताई गई है वो पूरी करने जा रहे हैं। पर ये महसूस नहीं कर रहे कि प्रदेश के हजारों बच्चे किस प्रकार से बीमार हो रहे हैं। इस सरकार को, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इन्होंने भट्ठा बिठा रखा है। इनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इसे बंद करें और जब तक यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ना हो स्कूल में, परिवारजनों को भी चाहिए कि वो आयरन की गोलियां ना देने दें, क्योंकि इससे बहुत से बच्चे बीमार हरियाणा प्रदेश के हो गए। आज अस्पतालों में बच्चे बीमार पड़े। मास्टर जी, एक बात आपसे जो जानना चाहती हूँ वो आपके हलके के बारे में। क्लायत में ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे? प्राय बिजली के मामले को लेकर के, जो नए सबस्टेशन और ओवरलोडेड सब स्टेशन हैं, हमारी बिजली अहम है और सड़कें अहम हैं। मैंने सड़कों के और बिजली के सवाल हरियाणा विधानसभा में उठाए। इसी प्रकार से मैंने ITI खोलने के सवाल उठाए। मैंने इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के इस विधानसभा क्षेत्र की गिरते हुए भूजल स्तर का मुद्दा और इसी प्रकार से बिजली और पानी के मुद्दे को उठाया। शिक्षा के मामले को मैंने इस हरियाणा की विधानसभा में बेखूबी उठाने का काम किया। हमारे यहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है। मैंने कपिल मुनि कॉलेज बनाने के लिए, जो एक चल रहा है लड़कियों का कॉलेज, उसको सरकार अंडरटेक करे, इस बात की आवाज उठाई, परंतु वहां की विधायिका जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसको गोलमोल कर दिया। इसी प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी मैंने अनेकों सड़कों का, बिजली घरों का,
स्कूलों का, अनेकों प्रकार की हर समस्या का जहां कलायत विधानसभा क्षेत्र की और कैथल की और पूरे प्रदेश की उठाई हैं और आश्वासन भी लिए हैं, परंतु विरोधी दल का होने के नाते हमसे सौतेला व्यवहार कलायत विधानसभा क्षेत्र के साथ किया जा रहा है। और मेरे साथी ने यह भी कहा अक्षेत्रवाद की बात जहां है, हाँ। जहां बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, नहरें हैं, विकास हाँ। का पैसा है, नौकरियां हैं, वो किलोई को जाती हैं और कलायत को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ की आवाज हरियाणा का मुख्यमंत्री सुनता ही नहीं। एक बात जो आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं विपक्ष के आप विधायक हैं, तो कई बार कुछ मजबूरियां हैं, हाथ बंधे हुए हैं, दायरे हैं, तो क्या ऐसे में बेबस हो जाता है एक विपक्ष का जो विधायक है, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी बरकरार रहती हैं, तो उनमें बैलेंस कैसे? प्रजातंत्र में लोगों को एक अधिकार है अपना विधायक चुनने का, हाँ। चाहे वो आजाद बनाए, चाहे किसी इंडियन नेशनल लोकदल से जैसे मुझे चुना, या कांग्रेस से बनाए, चाहे बीएसपी का चुने, ये लोगों की मर्जी है जी। परंतु हरियाणा प्रदेश के हर जिले से, हर मंडी से, किसानों के उत्पादन से जिस प्रकार से HRDF का पैसा इकट्ठा होता है जी। मैंने हरियाणा विधानसभा में ये भी कहा था, प्रस्ताव भी रखा, सुझाव भी रखा कि सम्मान रूप से जो टैक्स आता है उसी समान रूप से लोगों को के विकास में भी हल्का वार पैसा जाना चाहिए, जिससे सम्मान विकास हो सके। और ये कानून भी बनना चाहिए कि बराबर का विकास हो सके। और इस बात को लेकर के मैंने हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष ये सुझाव रखा, परंतु वो टाल गए। और आप ये जानते हैं कि लोग हम पे आते हैं, हम उनकी बात को लेकर के अधिकारियों पे जाते हैं। अधिकारियों पे पहली बात तो ये हमारा वजन कम समझते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कोई लंबी चौड़ी कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम नहीं दे सकते कि हम आज किसी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की घोषणा करते हैं, या गली बनाने की घोषणा करते हैं, या नहर बनाने की घोषणा करते हैं, सड़क बनाने की घोषणा करते हैं। हमें किसी प्रकार के ना तो फंड है हमारे पास, ना ही कोई MLA लेड स्कीम है जैसे MP लेड स्कीम है, जैसे राजस्थान में, दिल्ली में MLA लेड स्कीम है। अगर हरियाणा में भी MLA लेड स्कीम हो, MLA का कोटा हो, तो तब सम्मान विकास हो सकता है और एक विधायक की मर्यादा और गरिमा भी बढ़ सकती है। चलिए, बिल्कुल विपक्ष के होते हुए कुछ मजबूरियां, कुछ दायरे जरूर हैं, लेकिन फिर भी इस प्रेशर में खुद को अंडर प्रेशर कितना महसूस करते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन नरेंद्र हमारे साथ हैं, बताइए नरेंद्र। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार, बताएं। विधायक साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। ये हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रोहतक झज्जर के हैं कि सबूत हरियाणा के हैं? क्योंकि कैथल के अंदर एक PG आई थी, उनको झज्जर में लेके गए हैं। झज्जर में, रोहतक में पहले वहाँ PG आई है। सर मेरा सवाल ये है विधायक साहब से कि ये जो मुख्यमंत्री हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो रोहतक झज्जर में ही काम कर रहे हैं और कहीं नहीं। चलिए जानेंगे कि विधायक क्या इसके बारे में कहते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, बताइए। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जय भगवान जी, क्या जी बोलिए। विधायक जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अमरगढ़ से बोल रहा हूँ, नरवाना का से जय भगवान जी। हाँ नरवाना जी, जय भगवान। नरवाना का से अमरगढ़ गाँव से जय भगवान बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। विधायक जी आपको क्लैट के साथ हम नरवाना में पहले भी आपने बहुत काम करवाया, बहुत सेवा दी, आगे भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरवाना की भी आप समस्या को उठाएं और साथ हमारा साथ देकर विधायक का साथ दें। चलिए जानते हैं विधायक का क्या कहना है। कहिए रामपाल माजरा जी। आप देखेंगे, मेरे एक मित्र ने कहा है कि क्या हरियाणा का मुख्यमंत्री केवल किलोई का ही बनकर के रह गया। अगर आज हरियाणा प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे, यूनिवर्सिटी देखेंगे, अगर आप एम्स 2 देखेंगे, आज सड़कें देखेंगे, नहरें देखेंगे, नौकरियां देखेंगे, आज हरियाणा प्रदेश की 90% नौकरियां एक विशेष क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं वहां चली गई। आज प्रदेश के विकास का पैसा सड़कों का चमचमाती हुई सड़कें वहां पे मिलेंगी। आज हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से आप देखेंगे बिजली वहां पे टिमटिमाती हुई मिलेगी, और हमारे कलायत विधानसभा क्षेत्र और नरवाना की तरफ ब्लैकआउट मिलेगा। इसी प्रकार से नौकरी लगने का तो वहां के हमारे इलाकों का सवाल ही नहीं। मैं ये
मेरे साथी से सहमत हूं कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल विशेष क्षेत्र का ध्यान रख करके केवल किलोई तक ही सीमित है या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी उसके बेटे दीपेंद्र के लिए काम करता है। एक बात जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष के हैं इसलिए बहुत मजबूरियां हैं, तो ऐसे में प्रेशर रहता है क्योंकि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपको उन्होंने चुना है। कितना अंडर प्रेशर आप रहते हैं और क्या आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं? लोगों की हमारे पास लिखित में और वैसे भी बहुत सी शिकायतें आती हैं। बहुत सी शिकायतों को हम तुरंत हल करने का प्रयास भी करते हैं, लिख करके भी भेजते हैं। और आज ये जो मैंने आपसे बात भी की थी कि ये प्रोग्रेसिव स्टेट है, सड़कें बनती रहती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सब स्टेशन बनते रहते हैं, इसी प्रकार से अस्पताल बनते रहते हैं। सबसे अहम मुद्दा आज के दिन बेरोजगारी का है, महंगाई का है। आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है हमारे इलाके का। हमारे इन 5-7 जिलों को तो हरियाणा के नक्शे से निकाला हुआ है इन्होंने। और इस बात को लेकर के मैं विशेष तौर से खिन्न हूं कि मैं किसी को भी नौकरी नहीं लगा सकता। इस बात से मैं खिन्न हो जाता हूं, रात को सो भी नहीं पाता कि कई तो गलियां आज भी स्वतंत्र भारतवर्ष की, इस देश की 66 साल की आजादी के बाद भी और हरियाणा प्रदेश 47 साल बनने के बावजूद भी इस प्रदेश के गांव की गलियां कच्ची देखता हूं, अनपढ़ता देखता हूं। और इन बातों से खिन्न और प्रेशर में होकर के मैं ये सोचता हूं कि किस प्रकार से वो वक्त आए कि हरियाणा की बागडोर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में आए तो फिर इनका निराकरण रातों रात करके दे। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप सत्ता में आ जाएंगे तो दूसरे विपक्ष में चले जाएंगे तो उनके हल्के निगलेक्ट होने लगेंगे। यानी ये एक ऐसा खेल है जो सिलसिलावार चलता रहेगा। इसका अंत क्या है? क्या आपको नहीं लगता जब हम विपक्ष में हैं हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं, हम सत्ता में हैं तो फिर हम दूसरे को दबाते हैं? इसमें बहुत फर्क है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हमने शुरू किया था और 90 के 90 विधानसभा में 5 बार वो गए। सारी पंचायतों से ये पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई गली नाली टूंटी, कोई स्कूल, कोई सड़क, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो लोग पेश होते थे, वो उन पे ग्रांट देते थे, वो सम्मान बंटवारा हो रहा था। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस खजाने को तो खचाखच भर दिया, चाहे वो सरकार के टैक्स रूप में दिया गया हो चाहे किसी प्रकार से दिया गया हो। फिर जब सम्मान बंटवारे की बात आती है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री केवल एक इलाके तक ही अपने आप को महदूद रखता है। इनकी जब बात आती है तो ये कहते हैं कि इनकी जब पार्टी के सुप्रीमो थे, जब उनकी सरकार थी यानी ओम प्रकाश चौटाला के दौरान समान विकास हुआ। हुड्डा सरकार कहती है कि वो भी बिल्कुल समान विकास करते हैं। बहरहाल ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, उनको ये फैसला लेना होगा कि आखिर जनता क्या सोचती है कि कब विकास बेहतर हुआ और कितना विकास बिल्कुल जो है किसी की भी सरकार में एक जैसा हुआ। ये फैसला आप ही को करना है। ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमित जी। अमित बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने असेंबली में गौ हत्या के खिलाफ कभी कोई आवाज उठाई है? चलिए जानेंगे इनका क्या इस पर पक्ष है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, मैं रामपाल माजरा की एक विपक्ष में एक सबसे बड़े आज के टाइम में इनेलो पार्टी के लीडर है। हाँ। इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से। अभी मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में संत गोपाल दास जी का जो 84 दिन हो गए हैं, एक संत भूखा मर रहा है, उसके बातों को, उसके आंदोलन को नकार दिया है। उसके नकारने में ये क्या कहेंगे अपनी पार्टी? जी चलिए जानते हैं क्या कहेंगे माजरा जी। जिस वक्त हरियाणा प्रदेश में गौ कमीशन बनाने का विधेयक पास हो रहा था, मैंने उसी वक्त में कहा था कि तुम हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर गौ प्रेमी हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं कि हर गौशाला में हर गाय को 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाए, जो बात मेरे साथी ने रखी है, मैं खुद भी संत जी से मिलने के लिए रोहतक में गया था, अभय सिंह चौटाला और मैं साथ गए थे। और जिस प्रकार से आज ना नुकर हो गई, कल तक तो पता लगा था कि शायद सारी बातें मान ली जाएं। हम इस मामले में संत गोपाल दास जी का साथ हैं और इस आवाज को फिर से आने वाले विधानसभा के सेशन में बुलंद करेंगे। एक मेरे साथी ने और कहा था कि शायद उन्होंने या तो विधानसभा की कार्रवाई देखी नहीं होगी या वो मेरे साथी अखबार नहीं पढ़ा होगा। हरियाणा विधानसभा में ये कोई हरियाणा का व्यक्ति नहीं कह सकता कि प्रदेश की और हरियाणा के नागरिकों की, चाहे बुढ़ापा पेंशन, पीले कार्ड की बात हो,
चाहे हरियाणा प्रदेश में फैले स्वाइन फ्लू की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में फैली कैंसर की बात हो, जितने सवाल और जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जितने काम रोको प्रस्ताव मैंने दिए, वो भरे पड़े अखबार उस बात की गवाही देते होंगे। उस वक़्त के दर्शक दीर्घा में बैठे हरियाणा वासी देते होंगे और अधिकारी देते होंगे। शायद मेरे साथी को उन दिनों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बेहतर। अब आपको दिखाते हैं कि आपके क्षेत्र के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना है उनका। आइए सुनते हैं। हमने यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया और उनको हमने परख के देखा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पे विकास नहीं कराया। कलाथ हल्का में जी कुछ तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, बस स्टैंड बना है और कई सड़कें बनी हैं, लेकिन कलाथ में पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। सत्ता के समय भी कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई, वैसे ही पिछड़ा हुआ है। और विपक्ष के आने से भी मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, भी सत्ता पर उसको करने नहीं देता। आप एजुकेशन के मामले में जाते हैं, आप बिजली की व्यवस्था के बारे में जाते हैं, सड़कों के निर्माण के लिए जाते हैं, तो कलायत को इम्प्रूव करने की बहुत सारी जरूरतें हैं। चलिए, अब सुनते हैं कि इनके विपक्ष के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। विकास के मामले में किसी भी गांव में गलियों में जाओ, या कहीं तालाब की बात है, या कहीं पानी की बात है, या कहीं बिजली की बात है, कहीं भी कोई बढ़िया कार्य कोई नहीं हो आज तक हुआ। तो विपक्ष हमेशा की तरह कह रहा है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लोगों का मानना है कि कुछ काम हुए हैं, लेकिन किसी भी सरकार के दौरान यहाँ पर बहुत विकास कलायत में नहीं हुआ है। बलवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात सुनकर जवाब लेते हैं माजरा जी से। जी बलवान, बताएं। बलवान, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और बोलिए। शायद उनसे संपर्क नहीं है, वक्त की कमी है। संक्षेप में जानना चाहूंगी, जो लोगों ने कहा, जो आपके विपक्ष का कहना है, क्या कहेंगे? मैंने कब कहा है सिद्धू मैम के कलायत विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? जी मैंने तो कब आपसे कहा नहीं, ना जनता से कहा जी। मैंने ये कहा कि मुझे लोगों ने अपने मूलभूत अधिकार के तहत चुना जी, और मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए चाहे वो प्रदर्शन करके, धरने दे करके, और चाहे ग्रीवेंसेस कमेटी में जाकर के, चाहे प्रदेश की असेंबली में जाकर रखता हूँ। परंतु मेरी बात को विपक्ष का होने के नाते कांग्रेस की सरकार नहीं सुनती जी। ये मैं कब कहता हूं कि विकास हुआ है? मैं तो कहता हूं कि विकास हुआ ही नहीं। मेरे को कोरे आश्वासन दिए गए, और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि मेरे हलके में पीने के पानी की 38 कैनाल बेस सप्लाई और 25 ट्यूबवेल पे सप्लाई है। 38 में अगर आप देखोगे कि 42 दिन में पानी आता है। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं कि वो केवल 5-7 दिन का, 10 दिन का पानी की कैपेसिटी होती है जी। आज इसकी वजह से कि कितने पानी पीने की समस्या है, खेत में किसान को पानी की समस्या है, आज बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, और शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी समस्या है। मानते हैं कि कमियां हैं और कह रहे हैं खुद ही कि आश्वासन नहीं दे रहे लोगों को, क्योंकि जानते हैं कि कुछ मजबूरियां और दायरे इनके आसपास हैं। सुनीता हमारे साथ हैं, बताइए सुनीता। पहले तो आपको राम राम जी। नमस्कार, बोलिए। अरविंद को राम राम जी, बताएं। हाँ जी, बात मेरे 2 प्रश्न है मैडम। बोलिए। रामपाल माजरा जी सारे हरियाणा में घूमे, तो इनसे यूँ पूछते हो कि लोग क्यों कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी की ATM मशीन है, यह सच्ची है कि? और दूसरा ये है कि जीवन टोटल आपकी पार्टी में बीत गया। हाँ, उनका सवाल शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं क्योंकि आवाज क्रैक हो रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता को? मैं सुनीता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मेरे बस की बात है, रात दिन मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और जब भी वो चाहें, जो मेरे जिम्मे लगाएं, जो मैं निभा सकूं, वो करने को तत्पर और तैयार रहूँगा। उन लोगों को जिनको आपसे उम्मीद है और जिन्होंने बहुत उम्मीदों से आपको वोट दिया और आपको इस जगह पहुंचाया कि आज आप विधायक हैं, शायद उनकी बहुत सी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई होंगी आपके इस कार्यकाल के दौरान, क्या कहेंगे उन लोगों को? मैडम, मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान के को सबसे मूलभूत जरूरत होती है। हाँ। सबसे पहली जरूरत है चिकित्सा की। हाँ।
अभी एक रिपोर्ट नेशनल मैं रिपोर्ट आई। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ हैं, सुमन जी। सुमन बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी माजरा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं। हाँ जी सर, एक ये बात थी